स्टार्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इसलिए क्योंकि थोड़ा सा आसान पड़ता है कंपेयर टू अदर जितने हैं, और इसमें जो पहला चैप्टर है, ठीक है, ज्योग्राफी, तो पहला जो चैप्टर है बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है। इसको आप लोग 6th से पढ़ते आ रहे हो, बट 6th वाले आंसर को लिखने नहीं, इसका थोड़ा सा चेंज होगा आंसर में और लेवल में, तो वो हमें देखना है। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। अब अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे टिल 9, तो हमने उसमें रिसोर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं पढ़ा था, रिसोर्स के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था रिसोर्स क्या है कि एनीथिंग दैट fulfill our need। सबसे बेसिक डिफिनेशन है कोई भी चीज, जैसे ये पहला रिसोर्स है, ठीक है। फिर हमने देखा कि रिसोर्स जो था वो दो तरह का था, एक तो था नेचर से मिला था हमें, और एक था ह्यूमन मेड, जो इंसान ने बनाया था, ह्यूमन मेड के इंटरवेंशन से। लेकिन क्या सारे नेचर से मिले हुए रिसोर्स होते हैं? और नेचुरल थिंग्स आर रिसोर्स, ये क्वेश्चन है। क्या सारे नेचुरल थिंग्स रिसोर्स है? इसका आंसर है नो। व्हाई नो? बहुत सारे नेचुरल थिंग्स हैं जो ह्यूमन के टेक्नोलॉजी या ह्यूमन के फिजिबल नहीं को उसको एक्सेस कर पाए। अगर वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। उसी को रिसोर्स कहेंगे जो ह्यूमन के यूज में आए या ह्यूमंस के द्वारा एक्सेसिबल हो। तो बहुत सारे रिसोर्स अभी भी डिस्कवर फेज में है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक कुछ सालों तक हमें 20 साल पहले तक नहीं पता था, 25 साल तक, कि न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो उसको हम लोग 20 साल पहले तक हम उसको न्यूक्लियर रिसोर्स नहीं कह सकते थे, लेकिन आज कह सकते हैं, बिकॉज हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल है वैसे, बट ये तो था बेसिक डेफिनेशन कि एनीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड। लेकिन इसको लिखने से तो आपको मिलेगा नहीं, 10th का तो 10th लेवल का डेफिनेशन तो ये है नहीं। तो इसमें कुछ कीवर्ड ऐड होंगे। क्या क्या कीवर्ड होंगे? पहले ऐड होंगे व्हिच इज टेक्नोलॉजिकली वायबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि एनवायरनमेंट को हार्म ना करें, ये सारे कीवर्ड और हमारे ऐड हो जाएंगे डिफिनेशन के लिए, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी बुक आप मेरे साथ ही पढ़िएगा, ठीक है। तो लिखा एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी सैटिस्फाई आवर नीड प्रोवाइडेड वर्ड आया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड कैसे पकड़ना है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं, हाउ टू रीड एनसीईआरटी, प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी। रिसोर्स अभी तक मैंने बताया था, रिसोर्स हम सबको नहीं कहेंगे, किसको रिसोर्स कहेंगे? हम रिसोर्स कहेंगे उसी चीज को जो कि पहली चीज कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। क्या हो? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। अगला इकोनॉमिकली फिजिबल हो। व्हाट इज बाय इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब है, फॉर एग्जांपल आप वाटर प्यूरिफाई कर रहे हो पीने के लिए, फॉर एग्जांपल आप वाटर प्यूरिफाई कर रहे हो पीने के लिए, और आपको कॉस्ट, फॉर एग्जांपल ये 1 ग्लास वाटर है, ठीक है, इस 1 ग्लास वाटर को आपको निकालने में अगर 100 रुपए लग रहे हैं और आपने इसको बेचा 90 रुपए में, फॉर एग्जांपल 90 रुपए बेचा, काफी महंगा पानी है, तो यहाँ पे 10 रुपए का लॉस हो गया, तो ये रिसोर्स नहीं कहलाएगा। इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, मतलब आपका लॉस मेकिंग नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग रिसोर्स कहेंगे, ठीक है। दूसरा टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब जो भी हमारे पास अभी फिलहाल जो टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई है, उसके द्वारा हम उसको खोज पाते हैं कि नहीं खोज पाते हैं। अगर हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी या जो भी हमारे पास अभी साइंस है, जो रिसर्च है, अगर हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग रिसोर्स नहीं कहेंगे। दूसरा अगला जो है इसमें वर्ड है कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब ये कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या है? ये सारे वर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन में होने चाहिए,
आप रट लोगे, बट इसको समझ कर रख लोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, तो याद नहीं रहेगा। कल्चरली मतलब क्या? कल्चरली मतलब हमारे कल्चर में वो एक्सेप्ट होना चाहिए। हमारा जो कल्चर है, ऐसे कोई रिसोर्स आप यूज ना करिए जहां पे कल्चर सेटिस्फाई ना करे या कल्चर के अगेंस्ट हो, उसको हम लोग रिसोर्स नहीं कहेंगे। यहां तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है। इसी सब चीजों को इसी सारी जो भी मैंने अभी जो एक यहाँ बेसिक कीवर्ड बेसिक डिफिनेशन आपको लिखा था ना, एनीथिंग दैट इज फुलफिल द ह्यूमन नीड, फुलफिल आवर नीड, उसके साथ ये कीवर्ड अगर आप जोड़ दोगे तो रिसोर्स का डेफिनेशन बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? आपको नोट्स दे दूंगा मैं, उसका टेंशन मत करिएगा आपको, ठीक है? समझने की कोशिश करिए आप लोग। तो ऐसे फ्लो चार्ट बना के आप लोग पढ़िएगा। अगला चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ह्यूमन बीइंग, टेक्नोलॉजी और रिसोर्स कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। इस पे क्वेश्चंस कहते हैं कि हाउ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज। ध्यान से देखिएगा, एक पिरामिड है इंटरडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिरामिड है। ये डायग्राम बना गया आपके पेपर में, ये आपको आंसर में लिखना होगा जब भी आएगा। पहला है फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब कि नेचर। अगला है इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी, इन सब के बीच में है ह्यूमन। अब ये इस पिरामिड में अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या दिया, ये इंटरकनेक्टेड दिया, ये दिस आर इंटरकनेक्टेड। हाउ? अब देखिए, अगर नेचुरल रिसोर्स नहीं होगा, या देख लीजिए अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, और अगर आपके पास इंस्टीट्यूशन नहीं है तो भी आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है इंस्टीट्यूशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, टूल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशन, मैं एक राइस का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, हाइब्रिड राइस, बहुत सारे राइस आए हैं आप ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। तो इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, कोई मान लेते हैं एग्रीकल्चर कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, उसने राइस की राइस एक्स वैरायटी, उसने राइस एक्स वैरायटी जो है उसने बनाया, जो कि है आपका एडवर्स कंडीशन में भी उग सकता है, गर्म मतलब कम पानी में भी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, फ्लड जहां आता है वहां पे हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगर मशीन ना हो इसको लगाने के लिए, मतलब मॉडर्न मशीन, जैसे मॉडर्न ट्रैक्टर हो गया, मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटी हो गई, वो ना हो, ठीक है, और नेचर हमारा हो गया, नेचर मतलब नेचर से क्या मिलेगा, लैंड मिलेगा, लैंड या सॉइल, इन सब को यूज करेगा ह्यूमन बीइंग ना, इन सब चीजों को ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, यूज करेगा, तब जाके कोई चीज जो है हमको वायबल होगी, कोई रिसोर्स जो है यूजफुल बनेगी और वो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करेगी, तब जाके वो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करेगी। तो इस तरह से हमको पता चला कि ये सब कुछ आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। यहां तक बताइए, आपको कोई डाउट हो बताइए, एनी डाउट क्लियर प्लीज? ठीक है, तो यहां से लिखा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्विंग द इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट। ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद द नेचर थ्रू द टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट द इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन बीइंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ बीच में रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड रोल प्ले करता है, इन सबको जोड़ने का काम करता है। ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और सबको कौन जोड़ रहा है, ह्यूमन बीइंग जोड़ रहा है, सबको कौन जोड़ रहा है, ह्यूमन बीइंग जोड़ रहा है। अगर ह्यूमन बीइंग ही ना होगा इन सब चीज को जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। ह्यूमन नीड के लिए रिसोर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, सर्वाइवल के लिए। अब तो रिसोर्स को जो है हम अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसोर्स, टाइप ऑफ रिसोर्स। यहां तो समझ आया आपको कि रिसोर्स क्या चीज होती है, यहां तो बताइए, कोई दिक्कत? चलिए, तो अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जहां से बन रहा है, बनने के उस पे, तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स, टाइप ऑफ रिसोर्स, ठीक है। तो पहला है ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बायोटिक और एबायोटिक। अब बायोटिक मतलब जो भी रिसोर्स लिविंग हो, ठीक है, जो भी रिसोर्स क्या हो, लिविंग हो, उसको हम लोग बायोटिक कहते हैं।
जो भी रिसोर्स क्या हो, लिविंग हो, उसको हम लोग बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। या कह सकते हो बायो वर्ड से बना है, मतलब कि बायोस्फीयर से जो मिले आपको, बायोस्फीयर से मिले या जिसमें लाइफ हो या लिविंग हो, क्या हो, इसमें लाइफ हो लिविंग हो। इसके एग्जांपल कैसे हैं, आप सब ऐसे लिखे गए फॉर्म में ताकि आपको याद रहेगा। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग हो गया आपका। फ्लोरा हमारे फ्लोरा एंड फौना एंड एक्सेट्रा। ए बायोटिक क्या होगा, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, डेड, डेड, डेड नहीं कह सकते हम लोग इसमें, ठीक है, ठीक है, नॉन लिविंग कह सकते हैं उसको बायोटिक। जैसे नॉन लिविंग में हम ले सकते हैं सॉइल, रिसोर्स है कि नहीं है, नॉन लिविंग है, ठीक है। लैंड, रिसोर्स तो ये भी है ना, रिसोर्स तो ये भी है, सॉइल लैंड रिसोर्स है। माउंटेन, ठीक है, माउंटेन, ये आपके ए बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएगा। आप इसी तरह से एरो बना के लिखिएगा, नहीं तो आपको याद नहीं होगा, ठीक है, कलेक्ट नहीं हो पाएगा, आपको याद नहीं हो पाएगा चीजें। तो प्लीज एरो बना के लिखिएगा, जैसे मैं एरो बना रहा हूं, थोड़ा सा एरो बना के लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा चीजों को, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है बताइए आप लोग, ये सब तो पढ़ते हैं, जैसे 8th में पढ़े थे हम लोग बायोटिक और एबायोटिक, थोड़ा सा कंटिन्यूटी के लिए इस चैप्टर को डाल दिया गया है, बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। अगला, ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, खत्म होने के आधार, ठीक है। तो अपना साइंस में कोल पेट्रोलियम के बारे में भी पढ़ा था, कोल पेट्रोलियम के बारे में भी पढ़ा था। दो तरह का होता है, एक तो होता है रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब होता है दो रिसोर्स जिसको हम लोग बना सके ह्यूमन लाइफ स्पैन में, ह्यूमन लाइफ स्पैन में, ह्यूमन लाइफ स्पैन में या ह्यूमन लाइफ टाइम में। अब जैसे कोल एंड पेट्रोलियम है, कोल एंड पेट्रोलियम को 400 साल 500 साल लगता है, तो वो एक ह्यूमन लाइफ स्पैन में 100 साल माना जाता है, उससे ज्यादा टाइम लग रहा है, और उसको खत्म होने पर हम फिर से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जैसे उसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम आपने पढ़ा था, कोल एंड पेट्रोलियम। लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्स उसको फिर से बना सकते हैं, जैसे हाइड्रो एनर्जी, बिजली, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, व्हिच कैन बी रिन्यूड, ठीक है। रिन्यूएबल में क्या होगा, जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे रिन्यू करेंगे, बाय केमिकल, मैकेनिकल, फिजिकल प्रोसेस। इन प्रोसेस से हम इसको फिर से बना सकते हैं, उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स में एग्जांपल आपके हैं सोलर एनर्जी, बना सकते हो नहीं बना सकते हो, सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एंड विंड एनर्जी, ठीक है, क्योंकि सोलर एनर्जी हमारे पास हमेशा सोलर, तो हम सोलर से सोलर एनर्जी बना लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल में जिसको हम लोग बाय मेथड ऑफ केमिकल एंड फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी हम ना बना पाए, which is not possible to renew, which is not renewed by this methods। एग्जाम्पल इसके क्या क्या है, एग्जाम्पल अगर हम बोले इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे फॉसिल्स, फॉसिल फ्यूल। अब इन फॉसिल फ्यूल्स को बनने में 400-500 साल लगता है, 1000 साल लगता है, तो ये अगर एक बार खत्म हो जाएंगे तो फिर से नहीं बनेंगे। अगर आप कोल बर्न कर दो तो आप बर्न होने पर आप फिर से उसके ऐसे कोल नहीं बना सकते हो, या पेट्रोल जला दो तो फिर आप पेट्रोल रिगेन नहीं कर सकते हो, तो ये लिमिटेड होते हैं, खत्म होने के बाद ये फिर से नहीं बन सकते। इसीलिए कहता है कि रिसोर्स इनको हमें बहुत प्रॉपर वे में, मैनेज वे में हमें यूज करना चाहिए, बिकॉज़ वंस इट इज एग्जॉस्टेड इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस, बिकॉज़ इट टेक टाइम, जो वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, इट टेक वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है।
जूलॉजिकल टाइम स्पेन मतलब लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट टेक 400 ईयर 500 ईयर, ठीक है, जूलॉजिकल टाइम स्पेस। इनको बनने में लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, काफी समय लगता है इनको बनने में, ठीक है। लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम मतलब 400 ईयर, ठीक है, उससे ज्यादा 10,000 साल लग गया, मतलब कोयला बनने के 1000 साल लग गया, तो एक बार खत्म हो गया तो फिर वो नहीं बनेगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम यहां तक किसी को? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? यहां तक किसी को डाउट हो प्लीज बताइए, यहां तक किसी को भी डाउट हो? ओके, तो इंट्रोडक्शन था तो ज्यादा बड़ा आपको नहीं, इसके डेफिनेशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आप बस यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करिए, इसके डेफिनेशन आपको मिल जाएंगे। डेफिनेशन को लेकर चिंता नहीं करना है आपको कि इसके डेफिनेशन कहाँ से आएंगे, इसको ऑलरेडी मैं नोट्स हैंडरिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है, इसके हैंडरिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको। तो यहाँ तक आप एटलीस्ट रीड एनसीईआरटी के लिए, और इसके जो भी डेफिनेशन है गिव 2 मिनट्स, मेरे पास इसके हैंड रिटन नोट्स होंगे या प्रिंटेड पे नोट्स होंगे, मैं आपको आज पोस्ट कर दूंगा। वेट, मैंने कंपाइल किए थे और इसके प्रीवियस क्वेश्चंस भी मैंने कंपाइल किए थे। ओके वेट, गिव मी 2 मिनट्स। ओके चलिए, मेरे पास है, मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, उस पर कोई टेंशन नहीं लेना कोई भी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मेरे पास है, मैं पोस्ट कर दूंगा आपको अभी। ठीक है, तो आप लोग एक काम करिएगा, अभी नेक्स्ट क्लास जब आइएगा तो काम करिएगा, रीड एनसीईआरटी, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, उससे क्या होगा कि जो भी मैं बोल रहा हूँ तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चीज चल रहा है। अभी इजी चैप्टर है, इसीलिए सबसे मैंने इजी चैप्टर पढ़ा, ताकि आपको सोशल साइंस में अगर किसी को, सबको नहीं पर किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नोट्स में आपको ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा मैं, उसकी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन, इसके भी कंपाइलेशन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये चीजें मेरी तरफ से हो जाएंगी, आपकी तरफ से क्या करना है, आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो आज फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन, तो ज्यादा मैंने आपको बस ये बताया कि कैसे पढ़ना है। अगर आप लोग कैसे पढ़ना फॉलो कर लेंगे तो आगे की चीज आसान हो जाएगी, ठीक है। हाउ टू स्टडी अगर आपको पता चल गया तो आगे की चीज स्टार्ट हो गई। चलिए, ऑल द बेस्ट। बोर्ड हमारा होगा, मैंने बताया था कि पहले भी कि बोर्ड के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम है, 3 महीने तक कैसे चलेगा, ठीक है। अप्रैल मई जून तक तो देखिए स्कूल खोलने वाला नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि आप पढ़ेंगे नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा ही। आपका 3 महीना चला गया, आपका पेपर अगले मार्च में होगा, तो फरवरी के एंड में, मार्च के स्टार्टिंग में हो जाएगा। जनवरी आपके पास है नहीं, बिकॉज प्रैक्टिकल्स होते हैं और आपको याद बहुत करने हैं। जहां तक मुझे आइडिया है कि सोशल साइंस में 30 चैप्टर आते हैं सारा कुछ मिला के, और मैंने पहले भी बताया था कि ईच चैप्टर कंटेन एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस, मिनिमम 30 क्वेश्चंस, एवरेज इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 30 to 40 50 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं 30 मान के चलूं तो 3 9 और 2 0 और तो यू हैव 900 क्वेश्चंस। डर गए आप लोग? डरिएगा नहीं, मैं बता देता हूं आपको तरीका बताता हूं पढ़ने का। देखिए, टोटल आपको एसएसटी में, मतलब सोशल साइंस में, टोटल आपको 900 क्वेश्चंस एंड आंसर याद करने हैं। क्वेश्चन एंड आंसर याद करने हैं। अब आपको रटना नहीं है, याद रखिए, रटे तो आपसे होगा नहीं, आपको रटना नहीं है, आपको अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करना है। और अंडरस्टैंड के बाद आपको माइक्रो नोट्स बनाने हैं, माइक्रो नोट्स बनाने हैं। याद रखिएगा, ये जो माइक्रो नोट्स है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट केवल 2 पेज होना चाहिए। A4 साइज का 2 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 पेज से ज्यादा हो गया
तो मार्क माय वर्ड, बोर्ड के पहले आप याद नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कल आपका बोर्ड है, आप 4 कॉपी रिवीजन नहीं कर पाओगे। 4 कॉपी बनती है साइंस की मोटी मोटी, किसी की भर जाती है तो 6 कॉपी बनती है। तो कम से कम इसको एटलीस्ट 4 to 5 नोटबुक आपकी बनेगी स्कूल की। आप मुझे बताइए 4 दिन पहले या 5 दिन पहले बोर्ड के 4 to 5 नोटबुक आप रिवाइज कर लेंगे? कर सकते हैं कि अगर आप न्यूटन हो, आइंस्टीन हो या चिट्ठी हो, आपका दिमाग ह्यूमन ब्रेन सुपर कंप्यूटर तभी याद कर पाएंगे। मेरे जैसा नॉर्मल स्टूडेंट तो 4 से 6 कॉपी नहीं याद कर पाएगा। तो क्या करें भाई, ये बनाइए। अब ये जब बनाओगे तो ज्यादा ज्यादा आपका A4 शीट का 60 to 80 शीट बनेगी बस, और इसको याद करना काफी आसान होगा। और तरीका वही है कि आप डिवाइड कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग डेट लिखेंगे और यहाँ पे थ्योरी, ठीक है। इस वे में आपको नोट्स बनाना होगा। चलिए ठीक है, इतना ही आज के लिए, और बाकी नेक्स्ट में आपको लेक्चर्स में